शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बाजार की। तो लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में शेयर बाजार बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। ग्लोबल तनाव और खराब ग्लोबल संकेतों के चलते मुनाफा वसूली देखी गई। बाजार में कैसा रहा कारोबार, बता रही है मेरी सहयोगी आशीषा। कल की कमजोरी के बाद लगातार दूसरे दिन भारतीय बाजारों पर कमजोरी दिखाई दी। निफ्टी 50 की बात करें तो 0.5% डिक्लाइन के साथ भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए। टॉप लूजर्स की बात करें तो आईटी स्टॉक्स आज कमजोर थे। निफ्टी आईटी सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर था आज के ट्रेडिंग सेशन में। करीब 2.5% की गिरावट निफ्टी आईटी इंडेक्स पर दिखाई दी। एम्फेसिस, इन्फोसिस और कोफोर्ज लूजिंग साइड पे थे निफ्टी आईटी इंडेक्स में। याद रखें, इन्फोसिस के नतीजे आएंगे शुक्रवार को मार्केट आवर्स के बाद, और काफ़ी कमजोरी इस काउंटर पर दिखाई दी। इसके अलावा एफएमसीजी स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी थी आज के ट्रेडिंग सेशन में। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में करीब 0.5% का उछाल आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला। रैडिको खैतान, वरुण बेवरेजेस और डाबर टॉप गेनर्स थे निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स से। इसके अलावा कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की बात करें तो भारतीय हेक्साकॉम पर जेफरीज की रिपोर्ट आई। इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट थी, खरीदारी की राय दी है, 1080 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है, जिसके चलते इस स्टॉक में करीब 13% का उछाल आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दिया। ऑल इन ऑल कमज़ोर दिन था। कल के बाजार में भी कमज़ोरी देखने को मिली थी और आज भी वो कंटिन्यू होती हुई नजर आई। निफ्टी स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स में भी ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं था, लेकिन ऑल इन ऑल कमज़ोर दिन था। आईटी स्टॉक्स में भारी गिरावट दिखाई दी, लेकिन एफएमसीजी स्टॉक्स गेनिंग साइड पे थे। और अब चलते हैं हमारे खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ। हमारे साथ जुड़ गए हैं शरद जी। शरद, बताएं आज कौन से वो 5 जहां एक्शन देखने को मिला? जी बिल्कुल, 5 का पंच में आपका स्वागत है। और आज दिन के ट्रेड में 5 अहम स्टॉक्स जहां पे आज मूवमेंट देखने मिली वो हम आपको हाईलाइट करेंगे। सबसे पहला स्टॉक आता है भारतीय हेक्साकॉम। स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी देखने मिली और फॉरेन ब्रोकिंग हाउस जेफरीज ने इनिशिएट किया बाई के साथ। टारगेट प्राइस रखा लगभग 1000 रुपये 80। और इम्पॉर्टेंटली जो हेल्थ मार्जिन एक्सपेंशन है उस पर एक बुलिश नज़रिया देखने मिला है। और अगले 3 साल में एक्सपेक्टेशंस है कि 16 से लेकर 21% तक ग्रोथ देखने मिल सकता है ओवरऑल रेवेन्यू और एबिटा में रेस्पेक्टिवली। डोम्स फ्लेयर जो स्टेशनरी वाले स्टॉक्स हैं इनमें आज अच्छी वॉल्यूम देखने मिली है। अपग्रेड आया है, कह सकते हैं इनिशिएट आया है। डोम्स का इनिशिएट किया 1944 रुपीज़ का नोवामा ने, और फ्लेयर का भी जो है इनिशिएट किया, टारगेट प्राइस रखा है 463 पे। भारत के जो स्टेशनरी और आर्ट मार्केट है एक्सपेक्टेड है कि वित्त साल 2023 से 28 तक 13% का CAGR ग्रोथ देंगे। VST इंडस्ट्री बात करें तो यहाँ पे जो है बड़े निवेशक RD दमानी जो है RK दमानी 1.5% स्टेक की हिस्सेदारी लिए कंपनी में। अब उनका स्टेक जो है ओवरऑल 34% हो जाता है। चौथा स्टॉक सोम डिस्टिलरीज, यहाँ पे भी स्टॉक में तेज़ी देखने मिली। यहाँ पे उन्होंने कमीशन किया है अपनी पैकेजिंग इक्विपमेंट भोपाल की फैसिलिटी में। और आखिर में आईटी स्टॉक्स में आज जो है बिकवाली या सेलिंग प्रेशर देखने मिला, क्योंकि इन्फोसिस के भी नतीजे आने वाले और एक्सपेक्टेड है कि एक सीजनली वीक क्वार्टर इन्फोसिस का आ सकता है। कॉन्स्टेंट करेंसी डिक्लाइन 0.4% का अनुमान है। वही एबिट मार्जिन जो है उसमें गिरावट थोड़ी सी देखने मिल सकती है सिक्वेंशियली, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20 बेसिस पॉइंट्स ऊपर रहेगा 20.7% का। बट ओवरऑल ये 5 थीम या स्टॉक्स है जहाँ पे आज हमारे 5 के पंच में फोकस में हैं। और गुरुवार को आईटी दिग्गज कंपनी इन्फोसिस के नतीजे आने वाले हैं। नतीजे कैसे रहेंगे जानते हैं अनीशा से। जी हाँ, इन्फोसिस की नतीजों की बात करें तो स्टॉक परफॉर्मेंस तो ये बता रहा है कि थोड़े वीक नंबर्स आने वाले हैं। रेंज काफ़ी वाइड है। कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ का 1.5% डिक्लाइन से 0.5% ग्रोथ तक की बात हो रही है एनालिस्ट के अनुमान में। बट लग रहा है कि ऑलमोस्ट 0.4% का डिक्लाइन आएगा कॉन्स्टेंट करेंसी में। यूएस रेवेन्यू ग्रोथ भी ऑलमोस्ट 0.5% से डाउन रहेगा। रुपी रेवेन्यू भी 0.2% डाउन रहेगा। ऐसा ही स्ट्रीट मान के चल रही है। एबिट मार्जिन इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 20.7%, 20 बेसिस पॉइंट इंप्रूवमेंट फ्रॉम लास्ट क्वार्टर। एंड प्रॉफिटेबिलिटी क्लोज टू 6200 करोड़ आएगा। ये क्वार्टर सीजनली वीक रहता है इन्फोसिस के लिए, क्योंकि पास थ्रू रेवेन्यू नहीं होते, थर्ड पार्टी रेवेन्यू नहीं होता। एंड जो TCS ने भी हमें ये बोला है कि डिस्क्रिशनरी डिमांड का अपटिक नहीं आया है, उसका भी इम्पैक्ट आएगा इन्फोसिस के नंबर में। एंड दैट्स वाई टॉप लाइन ग्रोथ वीक रहेगा। मार्जिन में बात करें तो एक क्वार्टर का ही इम्पैक्ट आएगा वेज हाइक का, तो वो थोड़ा नेगेटिव रहेगा। बट ऑन द अदर हैंड Q3 में जो उन्होंने वन टाइम साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कॉस्ट दिया था
वो इस बार नहीं होगा, तो वो थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। एंड जो कंपनी ने प्रोजेक्ट मैक्सिमस ले रखा है, जिसमें वो अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज और मार्जिन इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा नंबर्स पर आपकी बार। डील विन पाइपलाइन काफ़ी स्टेडी रहा है। इस क्वार्टर भी हम मान के चल रहे हैं $2 to $3 बिलियन के बीच में डील विन आएगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू वॉच आउट फॉर विल बी दी FY25 गाइडेंस। वहाँ पे स्ट्रीट बोल रहा है मे बी 2.5 से 5.5% काइंड का ग्रोथ नंबर आ सकता है FY25 के लिए, और मार्जिन बैंड हो सकता है 20.5 से 22.5%। लेट्स सी व्हाट द कंपनी डिलीवर्स। बट अभी फोकस काफ़ी कमेंट्री, डिमांड रिवाइवल, क्लाइंट बिहेवियर एज वेल एज लीडरशिप एग्जिट पे रहेगा फॉर इन्फोसिस इस क्वार्टर के लिए। सरकार स्टील सेक्टर के लिए नई PLI स्कीम लाने पर विचार कर रही है। इस पर और जानकारी लेते हैं मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी से। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से अगली सरकार की जो प्राथमिकताओं की लिस्ट होगी उसमें स्टील सेक्टर के लिए एक और PLI स्कीम की घोषणा सबसे ऊपर रह सकता है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है और स्टील मंत्रालय ने जो प्रपोजल तैयार किए हैं उसमें स्टील सेक्टर के लिए सेकंड PLI स्कीम के प्रस्ताव को शामिल किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि इस प्रस्ताव पर पिछले कुछ समय से काम चल रहा है और इस पर इंडस्ट्री के साथ कंसल्टेशन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है, लेकिन सूत्र हमें बता रहे हैं कि अब इसको सरकार के शुरुआती 100 दिन के एजेंडे में शामिल किया गया है और प्राथमिकताओं की लिस्ट में ये सबसे ऊपर रहने वाला है। इसके अलावा इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि वित्त मंत्रालय और स्टील मंत्रालय के बीच में इस मसले पर चर्चा हुई है और एक आम सहमति है कि स्टील सेक्टर के लिए एक नई PLI स्कीम की घोषणा की जाए, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को शामिल किए जाएंगे। मसलन रेलवेज, ऑटोमोबाइल, डिफेंस सेक्टर में जो स्टील इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसको इसके दायरे में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साथ स्टेनलेस स्टील सेक्टर को भी प्रायोरिटी दी जाएगी नए PLI स्कीम के तहत। ओवरऑल फाइनेंशियल आउटलेट की बात करें तो वो करीब करीब 8 से 10 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है इस स्कीम के तहत, और कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर सरकार इंसेंटिव्स देगी। जैसा कि आपको पता है कि जो पहली PLI स्कीम थी स्टील सेक्टर के लिए, जो कि स्पेशलिटी स्टील की मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस थी, उसमें सरकार ने करीब करीब 6,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के तौर पर 30 कंपनियों को। और अगर पहले PLI स्कीम में मेजर बेनिफिशरीज पर नज़र डालें तो उसमें जिंदल स्टील, कल्याणी स्टील, टाटा स्टील, JSW, सेल जैसी जो प्रोमिनेंट कंपनीज हैं वो शामिल हैं। तो जाहिर तौर पे स्टील सेक्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट चार्ज मामले में नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां पार्टी बन सकती है। सूत्रों के हवाले से पूरी खबर दे रहे हमारे सहयोगी अनुराग शाह। सुप्रीम कोर्ट में जो एक महत्वपूर्ण केस चल रहा है हॉस्पिटल्स के स्टैंडर्ड चार्जेस का, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को कहा है कि स्टैंडर्ड चार्जेस को लागू करने का एक प्रारूप तैयार किया जाए। तो इस मामले में अब जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो भी पार्टी बनने की रिक्वेस्ट कर रही है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों का मानना है कि ओवरऑल जो हॉस्पिटल्स का ट्रीटमेंट कॉस्ट में उनका एक अहम योगदान होता है। जो कुल रेवेन्यू है हॉस्पिटल का उसमें 30 से 35% का हिस्सेदारी जो है वो इंश्योरेंस कंपनियों के क्लेम्स के जरिए आती है। इंश्योरेंस कंपनियों ने 90,000 करोड़ के करीब जो क्लेम अमाउंट है वो इस वित्त वर्ष के अंदर दिया है FY24 के अंदर, तो एक बड़ा अमाउंट है। और जो नेटवर्क हॉस्पिटल है वहाँ पर 50% से ज़्यादा जो कुल रेवेन्यू होता है वो इंश्योरेंस क्लेम के जरिए होता है, और बाकी सब मिला के भी 30 से 35% तक का जो कुल हॉस्पिटल्स की रेवेन्यू है उसमें इंश्योरेंस क्लेम की भागीदारी होती है। और कंपनियों का ये भी मानना है कि अगर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट रेट्स कर दी जाती है तो जो फ्रॉड्स होते हैं उन पे लगाम लगाई जा सकती है, ट्रांसपेरेंसी पूरे सिस्टम में आएगी, और जिस तरह से क्लेम्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है उसको काबू में जा सकता है, जिससे पॉलिसी होल्डर्स को भी फ़ायदा होगा। तो एक जिस तरह से बड़ा केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और उसमें अब इंश्योरेंस कंपनी भी अपनी इसमें पार्टी बनाना चाहती है, जिससे वो भी अपना पक्ष रख सके। और इंश्योरेंस कंपनियों को इसमें फ़ायदा ये होगा कि अगर स्टैंडर्ड रेट्स लागू हो जाते हैं तो कंपनियों के पहले से ही करीब 40,000 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप है। तमाम तरह के जो प्रोसीजर्स है उनके लिए उन्होंने निगोशिएट करके रेट्स तय की हुई है। तो इन सब चीज़ों को मानते हुए इंश्योरेंस कंपनियां इस मामले के अंदर पार्टी बनना चाहती है। भ्रामक विज्ञापन मामले में रामदेव को आज भी माफी नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को 1 हफ्ते का और समय दिया है। पूरी खबर दे रहे सुमित चतुर्वेदी।
योगा गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्णन को आज कोई भी राहत सुप्रीम कोर्ट से आज भी नहीं मिल पाई। उनको जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है, सुनवाई है, इस मामले की 23 अप्रैल को रखी गई है। पूरा मामला मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स यानी भ्रामक विज्ञापन को लेकर है। जब पिछले साल कुछ विज्ञापन पतंजलि आयुर्वेद ने छापे जिसमें एलोपैथी पर कुछ प्रश्न उठाए गए थे, इसको लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। पिछले कुछ हेयरिंग से, सुनवाई से दोनों को आने को भी कहा गया और उसके बाद से लगातार योगा गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण दोनों सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं। आज भी वो आए। पूरा मामला तब से काफ़ी गरमाया हुआ है और लगातार सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया हुआ है। आज भी काउंसिल ने कहा कि वो पब्लिक अपॉलॉजी यानी कि पब्लिक में जाके माफ़ी के लिए तैयार हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो उन्हें 1 हफ्ते का और वक्त दे रहे हैं। पिछली सुनवाई में 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी अख्तियार किया था और उत्तरांचल सरकार के खिलाफ भी। इस सबको देख के लग रहा है कि अभी मुश्किलें बहुत जल्दी थमती नहीं दिख रही हैं पतंजलि आयुर्वेद के लिए। और अब बात गर्मियों की करें तो अप्रैल के साथ ही चढ़ते पारे ने मौसमी सब्जियों और फलों की कीमतों का पारा भी चढ़ा दिया है। तापमान बढ़ने को लेकर मौसम विभाग ने जो अनुमान जताया था उसका असर दिखने लगा है। हमारी सहयोगी आस्था चोपड़ा ने मुंबई के दादर में सब्जियों और फलों की कीमतों का रियलिटी चेक किया। क्या वाकई फल सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं? आइए देख लेते हैं। गर्मी का कहर बहुत ही सारे राज्यों में दिख रहा है। बात करी जाए हीट वेव की, जो कि आईएमडी ने पहले ही हमको बता दिया था कि हीट वेव का काफी ज्यादा इम्पैक्ट हमें काफी शहरों में देखने को मिलेगा। अगर हम महाराष्ट्र, गोवा और तेलंगाना को देखें तो गर्मी ने उनके शहर में साथ कहर तो दिख ही रहा है, साथ साथ में जो सब्जियों के भाव है और फलों के भाव है वो भी बहुत ज्यादा असर में देखने को मिल सकते हैं आने वाले महीनों में। अगर हम अभी सब्जियों की अभी बात करें तो प्याज और आलू जो है वो 35 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं, लेकिन वो आने वाले समय में बढ़कर 50 रुपए प्रति किलो भी हो सकते हैं। दूसरी सब्जियों की बात करें, गोभी की, लौकी की, गाजर की, ये उनका एवरेज अभी रेट हमको 30 से 40 रुपए प्रति किलो देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में वो भी बढ़कर 50 से 60 रुपए प्रति किलो हो जाएंगे। हमने काफी सारे वेंडर्स से, सब्जियों के दुकानदारों से बात भी करी है, वो भी यही बोल रहे हैं जो किसान जो है वो गर्मी की वजह से उनको बहुत ही दिक्कत हो रही है क्रॉप उगाने में, और गर्मी की वजह से जो हीट वेव है उसकी वजह से काफी सारी जो फसल है वो सड़ भी सकती है और पानी की किल्लत की वजह से सारी जो डिमांड है वो बढ़ती जाएगी साथ में, लेकिन रेट्स जो है वो और आसमान छूते जाएंगे और उनकी फसल जो है वो खराब होती जाएगी। यही एक मेन कारण है, हीट वेव जो गर्मी का कहर है वही एक मेन कारण है जो कि फसल को बर्बाद करेगा। बात करते हैं फलों की, वो भी पीछे नहीं है। आने वाले महीनों में उनके भी रेट आसमान छूने तक की आशंका जताई जा रही है। गर्मियों का जो मौसम है वो बिल्कुल अधूरा है आम की वजह से। अगर हम लोग आम की बात करें तो उसमें भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जो अभी 140 रुपए प्रति किलो देखने को मिल रहे हैं वो भी बढ़ के 180 रुपए किलो हो जाएंगे। उसके साथ साथ सेब, केले, अंगूर और सबके जो भी गर्मियों में हमको फल देखने को मिलते हैं उनके भी रेट्स काफी आसमान छुएंगे। तो यही मेन चीज है, हीट वेव जो काफी से काफी फसल को बर्बाद कर सकती है आने वाले समय में। यही हमको सुनने में आया है सब्जी वालों से और किसानों से भी। बुलेटिन में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद स्वदेश की चुनाव यात्रा में आज हमारा कारवां पहुंचा है बिहार के गया में। वहां लोगों का क्या मूड है ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात कर लेते हैं चुनाव की। शहर शहर चुनावी सरगर्मियां दिखा रही है असर। रैलियों और रोड शो हो रहे हैं बम्पर। क्या है जनता जनार्दन का मूड? किस क्षेत्र में किस पार्टी को मिलेगा अपर हैंड तो कौन होगा मायूस? जनता का मूड भांपने के लिए लेकर आए हैं स्वदेश की चुनावी यात्रा।
लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर है। 19 अप्रैल को 102 सीटों पर होने वाले पहले चरण के चुनाव में बिहार की गया सीट भी शामिल है, जिस पर सबकी नजर है। यहां हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी HAM के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ताल ठोक रहे हैं। वो 3 बार चुनावी अखाड़े में उतर चुके हैं, लेकिन जीत का सेहरा नहीं सजा। क्या इस बार NDA का हिस्सा बनने से मोदी मैजिक से उनकी नैया पार लगेगी? ये जानने के लिए हमारे नेटवर्क सहयोगी साकेत ने जनता का मूड टटोला है। साथ ही मांझी और RJD उम्मीदवार से भी बात की। अभी मैं मौजूद हूं गया में, क्योंकि लोकसभा चुनाव पहले चरण के लिए गया में भी मतदान होना है। बिहार के 4 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें 1 सीट गया भी है। क्या माहौल है गया में? अब तो चुनाव में गिने चुने दिन बचे हैं। जीतन राम मांझी नहीं कर रहे हैं। कहा है जीतन राम मांझी को क्यों? सरबजीत जी हैं RJD से, उनको क्यों नहीं? वो अपना है, उससे क्या लेना देना। लेकिन जीतेंगे तो मांझी जी जीतेंगे। ऐसा क्या है मांझी जी में? मांझी जी बहुत सा काम किए हैं। चुनाव का क्या माहौल है? युवा है आप, वोटर सबसे ज्यादा एग्रेसिव होते हैं युवा वोटर्स। क्या इस बार एग्रेसिव तो वोटर होते ही हैं युवा, लेकिन इस बार पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा जनसंख्या युवाओं की है और इस बार युवा मेन लीड में है। इंटैक्ट पर बात करेंगे। जात पात एक अलग भी हो सकता है लोगों के लिए, लेकिन युवा काम पे बात करता है। तो लेकिन बुजुर्ग हैं आप लोग, युवा हैं, बुजुर्ग को पसंद कर रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए बुजुर्ग यही तो कमन हम लोग, बुजुर्ग और एज से मतलब नहीं है, मतलब एक जो जनता के लिए खड़ा रहे। जात पात पर तो बिहार में खूब वोट होता है, तो इस बार क्या माहौल है? इस बार गया के लिए सौभाग्य की बात है कि गया में जो एक बार अभी NDA के प्रत्याशी के रूप में जो श्री जीतन राम मांझी जी मिले हैं, ये हम लोग पूरे गया वासियों के लिए सौभाग्य की बात है। और यहाँ जात पात पे नहीं, यहाँ लोग विकास के नाम पे वोट देंगे। नीतीश कुमार जी के शासनकाल में जितना रोजगार दिया गया, निश्चित तौर पे वो शासनकाल किसी सरकार में नहीं दिया गया है रोजगार। आज नरेंद्र मोदी जी ने 370 हटाया तो किसके लिए? पूरे देश के लिए। आज राम मंदिर बना तो किसके लिए? पूरे देश के लिए। इसीलिए इस बार देश का तमाम युवा राष्ट्रवाद की ओर चलेगा और नरेंद्र मोदी जी के साथ चलने के लिए मन बना लिया। मतलब राम मंदिर यहाँ पर मुद्दा है कि नहीं इस बार? क्या लगता है राम मंदिर से क्या होने वाला है? तो कोई खास मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी का मुद्दा है, होना चाहिए। चर्चा है जो देश के लिए काम कर रहा है उसी के लिए यहाँ वोट जाएगा। इंडिया गठबंधन का पहली बात कि गठबंधन ही आज तक क्लियर नहीं। आप देख लो पूर्णिया में पप्पू यादव को, उसने तेजस्वी यादव को औकात बताया। ये देखो हमारी औकात है, ये देखो जनता की औकात है। तो तेजस्वी यादव 0 पे आउट होंगे सर। NDA गठबंधन में ये तो क्लियर है कि इस बार भी मोदी जी ही बनेंगे प्रधानमंत्री। तो हम लोग जीतन राम मांझी जी को जिताकर यहाँ से और मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे, क्योंकि वो देश को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको क्या लगता है कैसा माहौल है और क्या होने वाला है गया में? इस बार भी मोदी की सरकार बनेगी। हम लोग मोदी जी को वोट दे करके वोट देना है हम लोग को, जनता को। आप लोग मोदी जी को देखते हैं, वोट कैंडिडेट जो भी रहे? हाँ, कोई भी रहे, हमको कोई मतलब नहीं है। जो माहौल है वो यहाँ पर देखकर साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं NDA के प्रति लोगों में रुझान है। हालांकि ये एक क्षेत्र का पूरा मामला है, बाकी के इलाकों में क्या होगा ये समझना होगा, लेकिन यहाँ पर अलग अलग जगहों से लोग जुटे हैं। तो ऐसे में कहते हैं ना कि जब चावल बनता है तो एक चावल निकालकर पूरे चावल को समझ लिया जाता है कि वो बन गया कि नहीं बन गया। तो वही तस्वीर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है और आम लोग अपनी राय खुलकर यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। और चुनाव से पहले बीजेपी ने कमर कस ली है। महाराष्ट्र में भाजपा ने बकायदा एक चुनावी वॉर रूम बनाया है, जिसके जरिए बीजेपी अपने चुनावी अभियान के बेहतर तरीके से आगे बढ़ने का काम कर रही है। हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने बीजेपी के इस वॉर रूम का जायजा लिया। आइए आपको भी दिखाते हैं। महाराष्ट्र में इस बार लोकसभा चुनाव 5 फेजेज में हो रहे हैं और अभी मैं हूं मुंबई के अंदर और ये जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये बीजेपी महाराष्ट्र का हेड ऑफिस है। यहां से ही जो बीजेपी महाराष्ट्र की स्ट्रेटजी है वो बन रही। वॉर रूम जो है वो महाराष्ट्र का वो यहां पर स्थित है। तो हम अंदर जाके जानने की
कोशिश करेंगे कि इस बार जो महाराष्ट्र बीजेपी की टीम है वो किस तरह से जो महाराष्ट्र की 48 सीटें हैं उनसे कनेक्ट कर रही है। इस वॉर रूम के जरिए कितने व्हाट्सएप ग्रुप उन्होंने बनाए हैं, किस तरह की स्ट्रेटजी जो है वो इस लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी महाराष्ट्र की टीम फॉलो कर रही है। आइए मेरे साथ। इस समय हम हैं भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के वॉर रूम में और मेरे साथ इसमें मौजूद है देवांग दवे जो कि इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का हिस्सा है और इस वॉर रूम का भी हिस्सा है। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार बीजेपी की स्ट्रेटजी किस तरह की है, किस तरह से वो महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में कनेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच देवांग हमसे बात करने के लिए। आपसे यही समझना चाहूंगा कि ये जो वॉर रूम है ये किस तरह से महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में जुड़ा हुआ है, इसके जरिए आप कितने लोगों से डायरेक्ट जुड़ पा रहे हैं? देखिए, हमने जैसे हर साल भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के लिए तैयारी करती है, उसी तरीके से कई साल पहले हमने इस तैयारी की शुरुआत की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार किस तरीके से 400 पार का हमारा जो नारा है उसके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी के तहत हमने इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी बनाई है। उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। उस डिपार्टमेंट इस पूरी कमेटी को यहाँ लीड करते हैं हमारे एमएलसी श्री श्रीकांत भारतीय जी, और 35 ऐसे डिपार्टमेंट है जो हम स्टेट वाइज उनको डिवाइड किया हुआ है, और स्टेट की जो कमेटी है उसी तरीके से ये सारे डिपार्टमेंट हमारे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से कनेक्टेड होती है, और वहां पर हम सहयोग के दम पे हम उसको साथ में मिलके उसको कमीशन हमारे कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं। 35 डिपार्टमेंट है तो किस किस तरह के डिपार्टमेंट है, और अगर हम बात करें ऑन एन एवरेज इस वॉर रूम से आप कितने लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, कितने व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो क्रिएट किए गए जिसमें आप सिंगल क्लिक में पूरे महाराष्ट्र में कनेक्ट होते हैं? अब इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट भर में एलईडी वैन घूमती है तो एलईडी वैन डिपार्टमेंट है जो उसको कोऑर्डिनेट कंट्रोल करेगी। जो हमारा रैली तैयारी का डिपार्टमेंट है कि एक रैली के लिए क्या क्या तैयारी होनी चाहिए, तो वो डिपार्टमेंट सिर्फ उसी मतलब यहाँ से सेंट्रली उसको कोऑर्डिनेट करेगी कि जहां जहां रैली होगी वहां क्या तैयारी होनी चाहिए। जहां पर हमारी फॉर एग्जांपल एक कमेटी होती है जो एडवर्टाइजिंग कमेटी है, जो एडवर्टाइजिंग के पर्सपेक्टिव से उस चीज को देखती है कि पूरे स्टेट भर में एडवर्टाइजिंग और कैंपेन कैसे आगे बढ़ रहा है। तो वैसे सोशल मीडिया की कमेटी है, डिजिटल मीडिया की कमेटी है, तो इस तरीके की अलग अलग कमिटीज 35 कमिटीज है जो फोकस्ड अपने अपने कामों पे यहाँ पर भी है, कॉन्स्टिट्यूंसी में भी है, तो वो कोऑर्डिनेशन 1-on-1 होता है और उसी तरीके से काम भी आगे बढ़ता है। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप की बात करें तो कितने इस बार व्हाट्सएप ग्रुप आपके द्वारा तैयार किए गए हैं जिस लोगों तक पहुंच रहे हैं आप? देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप तो कई हजारों की संख्या में होते हैं जो हमारे तक अभी कनेक्टेड है। तकरीबन 35-40 हजार व्हाट्सएप ग्रुप हमसे कनेक्ट हो चुके हैं। ये ग्रुप अधिकतम हमारे कार्यकर्ता या हमारे से विचारधारा से जुड़े हुए लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप को चलाते हैं। उनको कहीं ना कहीं सही दिशा में हम क्या करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अब हमारा कल मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ तो मैनिफेस्टो की जो डिटेल है हम उन तक पहुंचाते हैं, और हमारी ये पूरे कार्यकर्ता का नेटवर्क जन जन तक वो चीजें व्हाट्सएप ग्रुप और अलग अलग माध्यम से उनको सोशल मीडिया के माध्यम से वो लोगों तक पहुंचाते हैं। अच्छा, और आखिरी सवाल मेरा होगा कि 2014-2019 के इलेक्शन के देखा हमने, तो इस बार किस तरह की स्ट्रेटजी है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर थोड़ा समीकरण भी अलग है। 5 पार्टियां हैं जो पिछली बार आपके अपोनेंट थे वो आपके साथ है, तो ये सब चीजों को मैनेज किस तरह से कर रहे हैं? देखिए, ये जिस तरीके से हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना में पहले अलायंस था, फिर शिवसेना कांग्रेस के साथ चली गई, कांग्रेस के साथ जाने के बाद भी जो विचारधारा वाले लोग थे वो वहां से निकल के भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। फिर चाहे एनसीपी का गुट हो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप से आकर्षित थे। और इसमें मैं महत्वपूर्ण एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जिस तरीके से दुनिया भर में जो माहौल चल रहा है कि कहीं हम देखते कि मिडिल ईस्ट सारे लोग वॉर के ऊपर जा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा जरूरी था कि इस देश को सक्षम नेतृत्व मिले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व ही आगे बढ़ाए। इसलिए सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, और मुझे लगता है जनता भी ये चीज समझ रही है कि आज हमारे पास सक्षम नेतृत्व होना कितना जरूरी है। तो ये नैरेटिव आप अपने कैंपेन्स के थ्रू
गेट अक्रॉस करवा पा रहे हैं? जरूर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि आज सारे लोग, यदि आप लोगों में भी जाके पूछोगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने 10 साल में काम किया, जिस तरीके से उन्होंने देश को आगे बढ़ाया, जिस तरीके से दुनिया भर में देश को मजबूती दी, तो मुझे लगता है कि जब वर्ल्ड की स्थिति इतनी कठिन हो तो उस समय अच्छा सक्षम नेतृत्व ही देश को आगे बढ़ा सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ET नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा।